हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर फर्स्ट था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके हम आंकिक प्रश्न आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम हैं। दो गोले दिए हैं, जैसे एक गोला ए और एक गोला ए, दोनों के आवेश कितने दिए हैं? 2 × 10⁻⁷ और एक का दिया 3 × 10⁻⁷, जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है। जिन्हें क्या 30 कूलाम मतलब क्या 30 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया गया है? रखा गया है। कह रहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, हो जाएगा सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में क्या किस में रखा गया? वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का परिगणन के लिए, मतलब कह रहा है उन दोनों के बीच कितना कूलाम का बल लगेगा। तो इसका ये सॉल्यूशन देखते हैं। थोड़ा हम लिखेंगे तो समय लगेगा, उससे अच्छा हम क्या करें, आपको सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कर देना है। कह रहा माना दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं। मान लेते हैं क्या दो आवेश Q1 और Q2 हैं, और कितने दूरी पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा है। तो Q1 और Q2, Q1 बराबर इतना दिया, Q2 बराबर इतना दिया है। तो प्रश्नानुसार Q1 का मान इतना दे दिया और Q2 का मान इतना दे दिया। Q1 और Q2 के मान दे दिए, तो आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है? D, इतना 30 सेंटीमीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे 0.3 मीटर, 0.3 मीटर आ गया। अब करा कूलाम का नियम के अनुसार सूत्र होता है क्या? बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r² या d²। दूरी को d से लिखिए या r से, कहीं d देता है कहीं r देता है, तो या तो d से लिखिए या r से लिखिए। तो इसमें मान रखेंगे Q1 का मान 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9। तो इतना हो गया। तो 9 × 10⁻9 होता है, जहाँ के क्या है, जहाँ के बराबर 1, के का मान 1 रखेंगे, परावैद्युतांक है, तो 4πε का नाम क्या मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9 इसका मान रख दियो, इस नियतांक का मान, और 2 × 10⁻⁷ Q1 का मान, और Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, और D का मान, D या R जो भी मानिए 0.3 दो बार रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो आवेश Q1 और Q2 दोनों क्या धन आवेश हैं, अर्थात दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। जब क्या होंगे, AB प्लस है AB प्लस है, दोनों के बीच क्या हो जाएगा? जब धन आवेश क्या होगा, जब समान आवेश के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेश के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो कूलाम बल कितना न्यूटन का बल लगेगा? 6 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगेगा। तो हमें उम्मीद है पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा दूसरा क्वेश्चन, वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकूलाम व -0.8 माइक्रोकूलाम है। मतलब दो छोटे गोलों पर आवेश है। क्यों मान लेते हैं क्या, दोनों छोटे गोले क्या है? Q1 और Q2, इनके आवेश क्या है? Q1 इतना Q2 इतना दिया। कह रहा इनके बीच कार्यरत बल, इसमें क्या दे दिया? बल ही दे दिया। कह रहा कितने न्यूटन का? 0.2 न्यूटन का क्या है? बल लग रहा है। इन दोनों के बीच कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, इस पर बल लग रहा है। तो दोनों गोले के बीच की दूरी तो r पूछ रहा है। फिर कह रहा द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। द्वितीय गोले पर इस पर क्या है, इसके कारण कितना बल लगेगा, इसको ज्ञात करना है। तो आइए मान लेते हैं दो आवेश क्या Q1 Q2, हमने Q1 और Q2 दो आवेश क्या किया? मान लिया। अब कह रहा दिया है Q1 बराबर इतना दिया है और Q2 बराबर इतना माइक्रोकूलम। तो माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना r है और बल कितना है? 0.2 न्यूटन का लग रहा है। तो भाई आगे देखते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए r का मान परिकलित करना है। तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बल का सूत्र होता है क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो यहाँ पर निकालेंगे तो F × Q1 Q2 और क्या करेंगे? या 1/4πε0 Q1 Q2 का मान रखेंगे। तो 1/4πε का मान कितना है? 9 × 10⁻9 होता है, और बल का मान इतना दे दिया, और Q1 का मान इतना, Q2 का मान इतना, और r² का मान निकालना है। तो r² बराबर r² क्या करेंगे? इधर लाएंगे और 0.2 चला जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4 8 चौक 32 दूना
64 8 8 चौक 32 और 32 में 2 भाग देंगे, क्या हो जाएगा 16 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे 9 16 9 144 हो जाएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 12 गुणे 10 का पावर -2, यानी आर का मान मीटर में है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का रहा। चूँकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं अतः बल आकर्षण का होगा। दोनों आवेश क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है -4 कूलम, ए +4 0.4 प्लस था और ये माइनस था। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है विपरीत आवेश है, क्या होगा इनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण का बल, इधर कह देगा ए कर रहे हैं प्रतिकर्षण का बल, क्या होगा आकर्षण का बल लगेगा। तो इनके बीच क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, दोनों आकर्षित होंगे। तो उम्मीद है पहले पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट कर दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण है। जब दोनों आवेशों के बीच क्या हो रहा है आकर्षण बल लग रहा है तथा दोनों आवेशों पर एक समान बल 0.2 न्यूटन का लगेगा, क्योंकि न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार Q1 और Q2 पर जो बल लगता है प्रतिक्रिया के कारण Q2 पर भी Q1 पर उतना ही बल लगेगा। यदि क्या करें हम किसी भी क्या न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या कहता है, यदि हम क्या करते हैं किसी चीज़ पर जितना तेज बल लगाते हैं वह वस्तु भी क्या करिए उस चीज़ पर उतना ही बल लगाती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम क्या होगा, जो Q1 क्या पूछा क्वेश्चन में, कह रहा Q2 द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के कारण आवेश कितना लगेगा, कितना बल लगेगा 0.2 न्यूटन ही लगेगा। जितना पहला दूसरे पर लगाएगा और दूसरा भी क्या करेगा पहले पर उतना ही तेज लगाएगा। और यदि दोनों क्या दोनों बल बराबर हैं तो क्या हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ दूसरे क्वेश्चन में आपकी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि अनुपात KE²/G और ME और MP बीमाहीन है और भौतिक नियतांकों की टेबल द्वारा उपरोक्त अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या दर्शाता है। तो कह रहा है KE²/G ME MP। E² क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का क्या आवेश है, G गुरुत्वाकर्षण नियत स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 4πε0 क्या है ये कांस्टेंट है यानी नियतांक है। तो कूलाम के नियमानुसार होता है F बराबर K Q1 Q2/R², जहाँ K बराबर कितना हो जाएगा FR² Q1 Q2 या K बराबर हो जाएगा FR²/Q²। Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश हैं तो क्या करेंगे Q² लिख सकते हैं। तो K की बीमा हमको निकालना है, तो K की जब बीमा निकालना है तो 1/4πε0 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कांस्टेंट, इसकी कोई ये बीमाहीन राशि है। और क्या हो जाएगा F बल का बी में क्या होती है MLT-2 और R मतलब दूरी L² और Q आवेश AT² हो जाएगा। तो AT क्या हो जाएगा 2 तो AT क्या हो जाएगा दोनों ऊपर जाएंगे तो E की बीमा चूँकि क्या है E की बीमा AT है और G की बीमा MLT-2 इंटू L²/M², तो M का -1 L³ T-2, तो G की बीमा इतनी आ जाएगी। ME और MP दोनों क्या हैं दोनों द्रव्यमान की बीमा क्या होती है कैपिटल M, तो KE²/G ME MP। तो इसमें यहाँ पर K की बीमा निकल गई, यहाँ पर E की बीमा AT हो गई, G की बीमा इतना निकल गया। तो अब इसमें रखेंगे तो इसमें लिखेंगे ML³ इंटू T⁻⁻4 और A⁻⁻2 किसकी बीमा थी K की बीमा यहाँ रख दिए और E की बीमा AT E² हो तो क्या होगा AT A²T² और फिर G का M-1 L³ T-2 और ME MP दोनों क्या द्रव्यमान है तो क्या होगा M² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा M L⁻0 T⁻0, अतः दिया गया अनुपात क्या है बीमाहीन है। तो पूछ रहा है कि यह बीमाहीन है, यही क्या करना सिद्ध करना था, जो कि क्या हमने बीमाहीन निकाल लिया। तो क्या कर देंगे ये भी एक बीमाहीन राशि है। अब फिर कह रहा है कि नियतांकों के टेबल द्वारा उपरोक्त अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है तो आइए देखते हैं। तो K बराबर इतना होता है तो K का मान कितना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 6 × 10⁻⁹ कूलाम और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो G का मान क्या होता है
कैपिटल जी का मान इतना होता है, ये याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता तो बुक में दे भी देता है, क्वेश्चन पूछता तो क्या बुक में कभी कभी दे भी देता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा यम्मी बराबर 9.1 गुणे 10⁻−31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमको मिल गया, कैपिटल जी का मान मिल गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल गया। तो सभी का मान रख देंगे। तो के का मान 9×10⁹ रख दिए और 6×10⁻−19 का स्क्वायर रख दिए, ई का स्क्वायर, ई का मान और पूरा मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.29×10⁻−39। तो इसका मान मिल जाएगा। चूँकि क्या है यह बीमाहीन राशि है तो इसलिए क्या आ गया, इसका मान इतना ही मिल गया। अतः वैद्युत बल व गुरुत्व बल का अनुपात 2.29×10⁻39 होता है। ये ऊपर का क्या है वैद्युत बल और नीचे का क्या है गुरुत्व बल। तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है, इतना होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के नीचे वैद्युत बल गुरुत्व बल का करा, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के नीचे क्या होगा, जो वैद्युत बल लगेगा गुरुत्व बल का क्या होता है 2.29×10⁻39 गुना है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। था क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु पर आवेश क्वांटीकरण कर होता है, कथन की व्याख्या करो। तो सबसे पहले और फिर दूसरा कह रहा है बृहत प्रेक्षणों में क्वांटीकरण की घटना वैद्युत आवेश के लिए दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कह किसी आवेश का क्वांटीकरण का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्या होता है कुछ नियत सीमाओं तक होगा, या तो क्या होगा वह किसी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा उसका गुणक होगा। तो कह रहा है मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है गुणक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश मूल आवेश है। क्योंकि क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है क्या होता है मूल आवेश होता है। मतलब क्या होता है क्वांटीकरण का अर्थ है क्या, मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा या तो नियत सीमाओं में होता है, या किसी वस्तु पर जो आवेश लगता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक के बराबर होता है। तो इसे क्या हुआ Q बराबर ± होता है। उम्मीद है पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर और जहाँ n का मान क्या है, यहाँ पर मान लीजिए n क्या है, n क्या है प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और क्वांटीकरण का अर्थ है क्या इलेक्ट्रॉन गुणांक, आवेश ही एक क्या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। क्वांटीकरण का अर्थ ही होता है क्या, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा गुणांक ही, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन। क्वांटीकरण का अर्थ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कोई कहे क्या होगा इसमें से उसमें चला जाएगा नहीं जाएगा। तो मतलब क्या एक ही इलेक्ट्रॉन, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या गुणांक ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन का गुणांक ही क्या होता है एक वस्तु दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो क्वांटीकरण आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट का रहा है दैनिक व्यवहार में क्वांटीकरण की घटना दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या 1.6×10⁻−19 कूलाम है और परिणामिक रूप में अति सूक्ष्म है। जो क्या है दैनिक व्यवहार में हम देख सकते हैं तो क्या होगा इसका इस घटना का दृष्टिगोचर हो सकता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या 1.6×10⁻−19 10⁻−19 में है, जो कि क्या है बहुत ही सूक्ष्म घटना है। परिमाणिक रूप से क्या बहुत ही सूक्ष्म है और बृहद आवेशों की तुलना में, मतलब बड़े आवेशों की तुलना में क्या है यह बहुत ही छोटा है, इसलिए क्या दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। तो क्या कर रहा है यह घटना वैद्युत आवेश के लिए दृष्टिगोचर नहीं होती है, बृहद प्रेक्षण क्वांटीकरण की घटना। तो ये क्या करना ऐसे ही हमने क्या किया समझा दिया कि मतलब क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश का था बहुत ही अति सूक्ष्म होता है परिणामिक रूप से, मतलब क्या यह घटना दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो भाई देखते हैं पांचवा क्वेश्चन बहुत ही शानदार थ्योरी है। तो थ्योरी है तो ज़्यादा समय लेंगे, थ्योरी आपने पढ़ाई है। तो कह रहा जब कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ा जाता है तब दोनों छड़ आवेशित हो जाती है। हमने पहले वीडियो पार्ट में पढ़ा था, तो एक बार और क्वेश्चन करें तो रिवीजन भी हो जाएगा। कह रहा जब कांच की छड़ को क्या करते हैं सिल्क से, ये कांच का छड़ है क्या करें या सिल्क से या रेशम से रगड़ते हैं, सिल्क पर रगड़ा जाता है तब दोनों आवेशित हो जाती हैं और इस घटना के अन्य व्यवहारिक वस्तु युग्मों से प्रतीत होती है। और यह घटना आवेश संरक्षण के सिद्धांत का किस आधार पर पालन करती है, मतलब यह कैसे पालन करती है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। आवेश संरक्षण के नियमानुसार जो आवेश संरक्षण का नियम है, कह रहा आवेश न तो क्या कर सकते हैं उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। आवेश को क्या कर सकते हैं
न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। रगड़ने से पूर्व दोनों वस्तुएं आवेशहीन हैं, अर्थात दोनों का नेट आवेश शून्य होता है। मतलब क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी वस्तु को करते हैं, किसी वस्तु पर रगड़ते हैं तो क्या होती है, सबसे पहले तो क्या, रगड़ने से पहले वो दोनों क्या है, आवेशहीन हैं और उन पर क्या है, नेट आवेश क्या है, 0 है। जब रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं और कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर स्थानांतरित होते हैं, जिससे कांच पर की छड़ धनावेशित हो जाती है। जो कांच पे क्या जाते हैं, सिल्क से जब रगड़ेंगे क्या हो जाएगी, कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है और सिल्क ऋणावेशित हो जाती है। पुनः दोनों पर नेट आवेश शून्य हो जाता है। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, दोनों पर नेट आवेश शून्य हो जाएगा, अर्थात रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के बाद दोनों स्थितियों में आवेश समान रहता है। रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद क्या होगा, दोनों स्थिति में क्या होगा, आवेश समान होगा और यही आवेश संरक्षण के अनुरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि स्थानांतरण के द्वारा ही असमान युग्म उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश कब उत्पन्न होगा, कब अंतर आएगा आवेश में, यदि हम क्या करना है, आवेश में अंतर का पता करना क्या होगा, रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद ही क्या होगा, आवेश समान रहता है। लेकिन क्या होगा, यदि हम कह सकते हैं कि क्या स्थानांतरण के द्वारा क्या हो सकते हैं, असमान युग्म, किसी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या किसी में कम हो सकता है। असमान युग्म कब उत्पन्न होगा, जब रगड़ेंगे, बिना रगड़े नहीं हो सकता। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या किया, आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझा ही दिया। तो रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद क्या, जब आवेश समान है तो क्या कर सकते हैं, यही आवेश संरक्षण का नियम है कि मतलब क्या कर सकते हैं, न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश क्या होता है, एक से क्या होता है, दूसरे में स्थानांतरित होता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम और QC 2 माइक्रोकूलाम और QD -5 माइक्रोकूलाम एक वर्ग ABCD के कोनों पर स्थित हैं। एक वर्ग ABCD दिया है, उसके क्या है, चारों तरफ स्थित हैं। तो वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर आरोपित बल का परिकलन कीजिए। कर 1 माइक्रोकूलाम के आवेश पर क्या है, कूलाम के आवेश पर क्या करना है, इसको आरोपित बल का परिकलन करना, मतलब 1 माइक्रोकूलाम पर कितना आवेश लग रहा है। तो वर्ग के केंद्र पर स्थित, ये वर्ग का केंद्र है, यहाँ पर क्या करना है, हमको आवेश का बल का क्या करना है, परिकलन करना है। आवेश पर यहाँ पर 1 कूलाम का क्या कर दिया जाए, आवेश रख दिया गया माइक्रोकूलाम का। इसके कारण क्या करना है, हमको बल का पता करना है। तो वर्ग के केंद्र पर स्थित आवेश वर्ग के कोनों पर स्थित आवेशों के वैद्युत बल प्रभाव में रहता है। मतलब क्या होगा, उनके वैद्युत बल के क्या होगा, प्रभाव में रहेगा। अतः अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा हम केंद्र पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि बल सदिश राशि है, अतः वेक्टर नियम का प्रयोग करके हम परिणामी बल ज्ञात किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, थोड़ा संकेत में दे दिया। क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाकर क्या करेंगे हम, चूँकि क्या है, जो बल है क्या है, सभी वेक्टर राशियाँ हैं, तो वेक्टर के नियम का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, परिणामी बल भी यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो आइए समझते हैं, सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, आपको अच्छे से क्लियर, जब क्वेश्चन पूरा लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं वर्ग का केंद्र O है, जहाँ पर क्या है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश। यहाँ पर क्या है, किस केंद्र पर क्या किया, 1 माइक्रोकूलाम का हम आवेश रख देते हैं। AB BC CD D ये सब क्या है, इसकी भुजाएं हैं। तो कह रहा है मतलब क्या है, 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, क्या है, इन सब की इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई, ये वर्ग है तो इनकी लंबाई क्या है, 10-10 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब AB BC CD DA ये सब क्या है, 10-10 सेंटीमीटर की क्या है, इसकी चारों भुजाएं हैं। तो AC ये क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। AC का मान क्या होगा, √2 इंटू भुजा। जब वर्ग का क्या होता है, विकर्ण, √2 इंटू भुजा। हमने एक ट्रिक पढ़ाया है, उसमें हमने क्या किया, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा, भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 कड़ी में 2, तो क्या होगा, AC की लंबाई मिल गई। और फिर इस BD की लंबाई भी क्या हो गई, 10 कड़ी में 2, क्योंकि क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, वर्ग का विकर्ण ज्ञात कर लिया। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब AO BO CO DO, चूँकि क्या है, ये मध्य बिंदु है, मतलब ये AC का मध्य बिंदु क्या है, O है, BD का मध्य बिंदु O है, तो मतलब क्या होगा, A दूरी DO OC OA OB ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। 2 से भाग देंगे क्या होगा, 5 कड़ी में 2, यहाँ से यहाँ भी 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 5 कड़ी में 2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब
तो माना एक माइक्रो कूलाम आवेश पर एफ ए जो क्यू ए व क्यू से बाहर की ओर स्थित है, जो एफ ए है क्यू ए जो क्यू और क्यू सी से क्यू ए से क्या है बाहर स्थित है, क्या कर रहा है कर एक माइक्रो कूलाम आवेश पर बल क्या लग रहा है एफ ए लग रहा है। एक माइक्रो कूलाम आवेश है उस पर बल कौन सा लग रहा है एफ ए बल लग रहा है, एफ ए बल लग रहा है। और क्यू ए व क्यू से बाहर की ओर, क्योंकि दोनों आवेश धन प्रकृति के हैं अतः दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चूँकि दोनों क्या हैं आवेश क्या है धन प्रकृति के, एक भी माइक्रो कूलाम क्या है प्लस में है और क्यू ए क्या है क्यू ए 2 माइक्रो कूलाम, ये दोनों क्या हैं ये धन प्रकृति के एक दूसरे को क्या करें प्रतिकर्षित। तो ये बल किधर लगेगा इधर लगेगा, एफ ए बल क्या हो रहा है बाहर की ओर लग रहा है। तो एफ ए बल क्या हो रहा है माइक्रो कूलाम एफ ए क्या है क्यू ए व क्यू से बाहर की ओर लग रहा है, क्यू ए व क्यू से क्या है क्यू से क्या हो रहा है बाहर की ओर लग रहा है। यहाँ पर बाहर की ओर बल लगेगा ना, तो यहाँ पर बल क्या हो रहा है बाहर की ओर लग रहा है, क्योंकि क्या है दोनों क्या हैं आवेश चिन्ह में क्या है समान है, समान आवेशों के बीच क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। तो समान है इसलिए क्या हो रहा है दोनों धन प्रकृति के, इसलिए क्या हो रहा है प्रतिकर्षण होता है, बल कहाँ लगेगा बाहर की ओर। फिर तो एक माइक्रो कूलाम आवेश पर क्यूसी आवेश के कारण बल एफसी है जो क्यूसी व क्यू दोनों से बाहर की ओर है। क्यूसी ये देखिए क्या है जो क्यूसी है ये कहाँ लगेगा, ये भी क्या है क्यूसी कौन सा क्यूसी कितना आवेश है ये भी प्लस है, तो क्या होगा ये एफसी बाहर की ओर लगेगा, एफसी भी क्या होगा यहाँ पर बाहर की ओर लगेगा। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या ये भी धन है ये भी धन है, दोनों धन प्रकृति के हैं, क्या होगा इसलिए क्या होगा प्रतिकर्षण लगेगा, क्या होगा बाहर की ओर बल लगेगा। चूँकि दोनों धनात्मक है तो प्रतिकर्षण करेंगे। और एक माइक्रो कूलाम आवेश पर क्यूबी आवेश के कारण बल एफ बी है जो कि क्यूबी की ओर इंगित करता है। जो बल एफ बी है क्या है ये क्यूडी का मान क्या है -5 है और क्यू का मान क्या है प्लस है। तो एफ डी क्या होगा क्यूडी की ओर क्या होगा लगेगा, जो एफ डी वाला क्या क्यूडी की ओर लग रहा है। तो क्यूडी की ओर यहाँ पर क्या हो रहा है लग रहा है। क्यूबी आवेश के कारण क्या हो रहा है एफ बी जो कि क्यूबी की ओर अंकित करता है, जो एफ बी है क्या कर रहा है क्यूबी की ओर, एफ बी क्या है क्यूबी की ओर। एक सेकंड यहाँ पर जो ये तो है यहाँ हो गया कर एक माइक्रो कूलाम आवेश पर क्यूबी आवेश के कारण एफ बी पर क्यूबी आवेश के कारण क्यूबी के लिए ये हम क्यूडी चले गए, क्यूबी आवेश के कारण क्यूबी पर क्यूबी क्या है क्यूबी का मान कितना है -5 है और ये प्लस है। तो क्या हो रहा है क्यूबी की ओर इंगित कर रहा है, क्यों क्योंकि क्या है यह दोनों क्या है एक माइनस एक प्लस, तो मतलब क्या हो रहा है ये आकर्षित कर रहा है कौन क्यूबी क्या है क्यूबी का मान -5 है, तो क्या है अधिक है, इसलिए क्या कर रहा है अधिक की तरफ तो आकर्षित कर रहा है, जो अधिक रहेगा वही खींचेगा। तो क्या कर रहा है कम आवेश को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि क्या है यह ऋणात्मक प्रकृति का है। तो कह रहा है क्यूबी आवेश के कारण एफ बी जो कि क्यूबी की ओर इंगित करता है, क्यूबी ऋणावेशी तथा क्यू धनावेशी तथा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा। और एक माइक्रो कूलाम आवेश पर क्यूडी आवेश के कारण एफ डी है जो कि क्यूडी की ओर है, और क्यूडी क्या है ऋणात्मक है तो क्यू धनात्मक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। ये एक धन है एक ऋण है, क्या करें एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर क्या कर रहे थे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं, जो क्या है यहाँ पर धनात्मक है ये भी धनात्मक है, क्या कर रहे हैं क्यूसी क्या कर रहा है प्रतिकर्षित कर रहा है, कौन सा बल लग रहा है प्रतिकर्षण का बल क्या है एफ सी, इस पर इन दोनों पर क्या हो रहा है प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। और ये दोनों क्या धनात्मक है, तो इससे क्या इसकी वजह से क्या हो रहा है क्यू ए की वजह से क्या है क्यू पर क्या हो रहा है प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। और ये दोनों क्या है दोनों एक धन एक ऋण है, क्या आकर्षण का बल लग रहा है कि एफ डी, और यहाँ पर एफ बी क्या हो रहा है ये भी आकर्षण का बल लग रहा है। अब यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आसानी से आप सवाल हल कर सकते हैं। तो क्यू तथा क्यू ए के बीच बल, क्यू और क्यू ए के बीच बल क्या लगेगा एफ ए, तो क्यू इंटू क्यू ए और ओ ए स्क्वायर, उनके बीच की दूरी क्या है ओ ए।
तो Q इंटू क्यू ए, क्यू का मान कितना 1 × 10⁻⁶ और क्यू ए का मान कितना इतना, और ओ ए का मान क्या 5 कड़ी 2 × 10⁻² का स्क्वायर। ओ ए का मान सभी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सभी का मान क्या है बराबर क्या इतना लग गया। तो एफ ए का मान इतना आ गया। तो 90 बटे इसको टोटल हल करेंगे तो क्या होगा, आएगा 3.6 न्यूटन। एफ ए का मान इतना आ गया। और क्यू तथा क्यू सी के मध्य के कारण बल एफ सी 1/4πε0 और टोटल क्या आएगा इसमें भी वही आएगा। सेम ही क्या होगा मान रखना है, सेम ही क्या है सभी में मान क्या है लगभग क्यू इंटू क्यू सी। क्यू का मान 1 कूलम है और क्यू सी का मान क्या है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन। क्यू सी का मान भी क्या है, एक सेकंड, क्यू सी का मान कितना है, क्यू सी का मान 2 माइक्रो कूलम। तो क्यू सी का मान कितना आ गया 2 माइक्रो कूलम था। क्यू ए और क्यू सी का मान क्या था लगभग सेम ही था, क्या होगा 3.6 न्यूटन। एफ ए और एफ सी के परिणामी समान है, चूँकि क्या है परिणामी समान है किंतु दिशा विपरीत है, अतः परिणामी क्या हो जाएगा शून्य जाएगा। दोनों के क्या है मान शून्य है, एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी, एफ ए और एफ सी क्या है दोनों को क्या है मान तो समान है लेकिन क्या है विपरीत हैं, अतः क्या होगा इनके मान क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। तो परिणामी क्या होगा एफ ए और एफ सी का परिणामी समान है किंतु दिशा क्या है विपरीत है। जब विपरीत दिशा है तो क्या होगा इनका परिणामी बल क्या होगा शून्य हो जाएगा। तब यहाँ पर क्यू व क्यू बी के बीच, क्यू व क्यू बी के बीच हमको बल निकालना है तो एफ बी बराबर होगा 1/4πε0। क्यू बी का मान कितना है, क्यू बी का मान यहाँ पर कितना दिया है 5 माइक्रो कूलम। क्यू बी का मान कितना है, क्यू बी का मान कितना है, क्यू बी का मान कितना है -5 है, -5 है। तो हम चिन्ह अभी नहीं ले रहे हैं तो -5 यहाँ पर क्यू बी का मान कितना है -5 है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम में बदलेंगे क्या 5 × 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम था क्या होगा कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6 तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 5 से 5 कट जाएगा और एक 5 बचेगा स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका 9 न्यूटन आ जाएगा। और ओ से बी की ओर क्यू व क्यू डी के बीच बल, क्यू डी का मान भी क्या है 5 है। तो यहाँ पर क्यू डी का मान भी देख लीजिए, क्यू डी का मान कितना है यहाँ पर भी -5 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर बल आ जाएगा 9 न्यूटन का। तो ओ से डी की ओर दिशा क्या आ गई, ओ से डी की ओर। यहाँ एफ बी व एफ डी का आंकिक मान समान है किंतु दिशा विपरीत है। एफ डी और क्या है ओ से डी की ओर क्या है एफ बी और एफ डी की क्या है आंकिक मान क्या है चूँकि समान है किंतु दिशा क्या है विपरीत है, तो नेट बल क्या होगा शून्य होगा। तो दोनों की दिशा क्या है विपरीत है, कोई किसी की दिशा इधर है और दोनों की क्या है दिशा विपरीत है, लेकिन क्या है मान समान है, अतः नेट बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अतः केंद्र ओ पर 1 माइक्रो कूलम का परिणामी बल क्या होगा शून्य हो जाएगा। सभी शाखाएं एक दूसरे से क्या है संतुलित होती हैं, क्योंकि क्या है एक दूसरे से क्या है दोनों शाखाएं क्या है एक दूसरे से संतुलित हैं, अतः क्या होगा परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो क्या हो गया नेट बल क्या होगा यहाँ पर शून्य होगा। चूँकि दोनों की क्या है दिशा विपरीत है, मान तो क्या है समान है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये इधर लग रहा है और ये इधर क्यू डी पर क्या हो रहा है बल इधर लग रहा है और इधर इस पर इधर लग रहा है। चूँकि क्या दोनों के मान क्या है लगने वाले बल का मान क्या है समान है, लेकिन क्या दिशा विपरीत होता है क्या हो जाएगा इनका परिणामी शून्य हो जाएगा। तो दिशा विपरीत होती है तो क्या होती है परिणामी हमेशा शून्य होता है। यहाँ पर भी वही था, क्या था 3.6 न्यूटन का बल लग रहा था एफ ए किसकी तरफ, एफ ए इधर लग रहा था और एफ सी इधर लग रहा था। दोनों क्या थे विपरीत थे लेकिन क्या थे दोनों के मान समान थे, अतः क्या था यहाँ पर भी क्या होगा जीरो हो गया। दोनों क्या करें एक दूसरे को चारों क्या करें संतुलित कर रहे हैं, अतः क्या होगा नेट बल क्या आ जाएगा ओ पर लगने वाला नेट बल क्या आ जाएगा शून्य हो जाएगा, चूँकि परिणामी बल क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार अच्छे से रट लीजिएगा, आपको एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे। और ये क्वेश्चन पूछेगा तो मान के चलिए 7 नंबर से कम तो आपको देकर जाएगा, 7 नंबर दे के ही जाएगा। थोड़ा मान या तो इधर उधर कर सकता है लेकिन सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको और अच्छे से क्लियर कराएंगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा वैद्युत बल रेखाएँ एक सतत वक्र हैं, ये बल रेखाएँ एकाएक विखंडित नहीं हो सकती, क्यों? इसका यही एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और 2 बल रेखाएँ एक बिंदु से पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, व्याख्या करो क्यों नहीं काटती हैं। तो आइए एक एक करके आंसर देखते हैं आसान भाषा में। इसको आप 1-2 बार रट ले लेंगे थोड़ा सा,
और क्या करेंगे अपने भाषा में लिख दीजिएगा, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश के द्वारा तय किए गए पथ को दर्शाता है। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या होती हैं, एकांक धन आवेश द्वारा क्या होता है, जो तय किया गया पथ होता है उसको क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। और ये बल रेखाएं एकाएक टूटती, यदि बल रेखाएं एकाएक टूटती हैं तब इसका अर्थ है कि एकांक धन आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अचानक चला जाता है। कभी क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रहे हैं, क्या हो गई, टूट गई, तो पता क्या होता है, एक बैग चली जाती है, मतलब सीधी चली जाती हैं, जो कि क्या है, एक दूसरे स्थान पर अचानक चला जाता है, जो कि असंभव है। इसका यह भी अर्थ है कि जिस स्थान पर आवेश अचानक हटता है वहाँ वैद्युत क्षेत्र अचानक शून्य हो जाता है, जो असंभव है। कभी भी क्या होगा, अचानक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अचानक वैद्युत क्षेत्र कभी भी क्या होगा, शून्य नहीं हो सकता। क्या होगा, जो कि असंभव है। अचानक वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा, अचानक शून्य होना क्या, असंभव। एकाएक विखंडित नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वैद्युत बल रेखाएं यहाँ तक जाना क्या होगा, सीधे यहाँ से यहाँ तक जाएंगी, धन से ऋण की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। एकांक धन आवेश के द्वारा तय किए गए पथ को दर्शाता है। मतलब एकांक धन आवेश क्या होता है, तय किए गए पथ को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो कि क्या है, ये क्या हो गई, बीच में यदि यहाँ से जा रहा है, यहाँ टूट गया और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बन गया, तो यहाँ बीच में क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं हो जाएगी, यह जो कि क्या है, असंभव है। यह विखंडित कभी भी नहीं होती, बीच में क्या होती है, कभी भी विखंडित नहीं होती हैं। यदि विखंडित होंगी तो क्या होगा, अचानक हटता है तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अचानक शून्य हो जाता है, जो क्या है, असंभव है, जो संभव घटना नहीं है। लाइट यदि यहाँ से निकल गई तो क्या है, यहाँ तक पहुँचना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि अब तार कोई तोड़ देंगे तो उसका बात अलग है, लेकिन क्या होगा, यहाँ जाएगी तो जहाँ तक क्या होगा, पूरे क्षेत्र को कवर करेगी, नहीं तो इसका यूज ही ख़त्म है। तो फिर अगला कह रहा है, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब बिंदु P पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ है कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो तो जाएंगी तो क्या होगा, एक बिंदु से क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाना तो क्या होगा, ये जाएंगी, ये नहीं कि कभी इसको क्या होगी, काटती नहीं है। वैद्युत रेखाएं क्या होगी, जो कि असंभव है। बल रेखाओं पे खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। मतलब क्या होता है, यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो क्वेश्चन पूछा क्या, दो बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं, जब काटेंगे तो क्या होंगे, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ है कि वैद्युत बल रेखाएं दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है, दो दिशाएं कैसे होंगी, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसकी दिशा थोड़ा है यहाँ, एक बार यहाँ होगी एक बार यहाँ होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरफ जाएगी क्या होगी, वही दिशा होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की क्या होती है, सिर्फ एक ही दिशा होती है। तो दो बल रेखाएं क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसको इतना ही लिख देंगे, आपको आसानी से 2-3 नंबर का जो भी क्वेश्चन रहेगा मिल जाएगा। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और क्वेश्चन भी पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम मिलेंगे लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।